आगाज में सबसे पहले बात करेंगे डॉलर तगड़ा रुपया कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 303 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए महंगा हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 3 रुपए बढ़ गई है। इजाफा देखा जा रहा है, 318 रुपए तक जा पहुंचा है। बिल्कुल, डॉलर तगड़ा हो गया है, रुपया कमजोर हो गया है। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा, डॉलर एक बार फिर जो है अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जी बिल्कुल, तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं और जो निगरान हुकूमत के लिए चैलेंज मजीद बढ़ता जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर आज 1 रुपये महंगा हुआ है और 302 रुपये से बढ़कर पहली बार तारीख में 303 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। और निगरान हुकूमत आने के बाद देखा जाए तो इंटरबैंक में डॉलर 14.5 रुपये महंगा हो चुका है। माहिरीन कहते हैं कि डॉलर 14.5 रुपये महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैलेंस कर्ज का बोझ जो 1800 अरब रुपए बढ़ चुका है। और साथ ही माहिरीन कह रहे हैं कि डॉलर जिस तेजी से बढ़ रहा है तो दरामदी लागत बढ़ जाएगी, जिससे महंगाई की रफ्तार में मजीद इजाफा होगा। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में देखा जा रहा है कि डॉलर 3 रुपए एक हिसाब महंगा हो गया, 315 रुपए से बढ़कर पहली बार 318 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। और इंटरबैंक ओपन मार्केट के दरमियान डॉलर की कीमत का फर्क एक बार फिर 15 रुपए पर पहुंच गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में कीमतों में फर्क जो है वो 15 रुपए से बढ़ गया है। ठीक है अशरफ, हमारे साथ मौजूद रहिए। जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन जफर पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पराचा साहब, बताइएगा कि डॉलर की ना रुकती हुई जो उड़ान है वो मुल्क को कहाँ ले जाएगी, खास तौर पे मईशत को? देखिए जनाब, जो डॉलर की उड़ती हुई उड़ान जो है वो मुल्क को आपकी तबाही की तरफ ले जा चुकी है। आप देख रहे हैं कि रोज खुदकुशियां हो रही हैं और कहीं भी किसी हुक्मरान के कान पे चुनी नहीं रिंग रही। पेट्रोल महंगा हो गया, कर्जे बढ़ गए। आपका जब 1 रुपया बढ़ता है तो जितने 1000 अरब के कर्जे होते हैं उतने 1000 अरब बढ़ जाते हैं। तो अब तो ये मुल्क में खतरा हो गया है कि खुदा ना करे बदअमनी की, सिविल नाफरमानी की जिस तहरीक जो है ना वो जोर पकड़ती जा रही है, जिसकी निशानदेही मैं आपके तवज्जो से पिछले 3-4 साल से कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ किसी को भी जरा बराबर परवाह नहीं है हुकूमती हल्कों में, ना वो खर्चे कम करने को तैयार है। हर आदमी अपनी करप्शन में और लूट मार में, मरात के अंदर मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त हवाई सफर, इसके ऊपर सब लगे हुए हैं। अच्छा पराचा साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि किसी को ख्याल नहीं है, माजी में भी अगर हम देखें तो निगरान हुकूमतें जब आती हैं तो उन्हें इस बात का तो ख्याल नहीं होता कि महंगाई को किस तरीके से रोकना है या तरक्याती काम किस तरह करने हैं। वो तो क्योंकि उन्होंने अवाम में भी नहीं जाना होता उस वोट लेने के लिए, तो वो तो अपने ही ध्यान जो उनके जहन में आता है वो करते चले जाते हैं, खासतौर पर अगर महंगाई की बात की जाए। देखिए जनाब, बात यह है निगरान हुकूमत जितनी आई है उनका यही रिकॉर्ड रहा है जी, ठीक है। लेकिन जो सियासी हुकूमतें आती रही हैं उनका भी यही हाल रहा है। किसी एक हुकूमत का रिकॉर्ड बता दें कि जिसने इस बात की फिक्र की हो, वो हर आने वाली हुकूमत पिछले जाने वाली हुकूमत पे तमाम ब्लेम डाल देती है। ये जो 1.5 साल की हुकूमत है, कहते हैं इसने जो पीटीआई दौर के 3.5 साल के कर्जों से ज्यादा कर्जे लिए हैं और पीटीआई की हुकूमत ने 75 साल के बराबर 3.5 साल में 75 साल के 78% कर्जे लिए हैं। ये कर्जे कहाँ जा रहे हैं भाई? कहीं नजर तो आए, वो नजर नहीं आ रहे। करप्शन के नजर। उसके बाद डॉलर बढ़ने की एक वजह यह है जो IMF ने कहा है कि आप अपना जो है नॉन एसेंशियल आइटम की इंपोर्ट खोलें, और वो भी एक बड़ी वजह है डॉलर बढ़ने की और दबाव आने की। और एक मेन वजह यह है कि जो हमने नवंबर 2022 में फॉरेन एक्सचेंज की खरीद फरोख्त पे जो पाबंदियां लगाई, उससे ग्रे मार्केट बड़ी तेजी से फरोख्त पाई और कुछ नई ग्रे मार्केट्स भी डेवलप हो गई। तो उसी वजह से आपका रेमिटेंस गिरा, एक्सपोर्ट गिरा। एक्चुअली वो गिरा नहीं, वो डाइवर्ट हो गया ग्रे मार्केट को। तो यही गलतियां श्रीलंका ने की जो हम कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ऑल स्क्रिप्ट एंड ऑल डिजाइन, जो हम सारा दिन आप या हम फिक्रमंद रहते हैं, लेकिन हुकूमती हल्के को इतने बेवकूफ नहीं है, या हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है या टेक्नोक्रेट्स हैं वो भी सब समझते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जो उनको स्क्रिप्ट लिखा आता है उन्होंने वही पढ़ना है। लेकिन अब हालात इतने खराब हो चुके हैं हमारे मुल्क के कि अब हमको अपनी सारी चीजें रिस्ट्रक्चर करना पड़ेंगी। खास तौर पे हमारे जो फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है। अगर हम अपनी मिसमैनेजमेंट को, अपनी किफायत शारी को, अपने
और जो किफायतशारी अपनाए, सादगी अपनाए और करप्शन को कंट्रोल कर लें, क्योंकि अब करप्शन करोड़ों की नहीं अरबों की बातें होती हैं। होता हुआ तो कुछ नहीं है, खाली एक आई वॉश होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जैसे कि बिजली के बिलों पे बात हो रही है तो कुछ जो सरकारी अहदेदार हैं वो डिफेंड कर रहे हैं उन पॉलिसीज को, कुछ सियासी लोग डिफेंड कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो मुजाहरे हो रहे हैं उनमें जो सियासी पार्टियां आ रही हैं वो इनको हाईजैक करके और मामले को रफा दफा करती हैं। अच्छा सर, ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि स्मगलिंग को जो है वो रोकना पहला काम होना चाहिए। आपको क्या लगता है जो कि अफगान ईरान बॉर्डर पर स्मगलिंग जो है वो बढ़ती चली जा रही है, क्या उसको कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी हो सकती है? देखिए जनाब, ऐसा लगता है कि जो स्मगलिंग है ये भी एक माइंडसेट के तहत हो रही है। ये यानी कि मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत शायद ये चाहती है कि जो हमारा इम्पोर्ट का बिल कम रहे और ये सारा हवाले से और स्मगलिंग से काम हो जाए। स्मगलिंग रोकना हुकूमत की ही जिम्मेदारी है और ये कोई सुई नहीं है या कोई बैग नहीं है कि इतनी बड़े बड़े कंटेनर्स ऑयल के, स्टील के, सीमेंट के, बिचुमेन के या टाइल्स के सैकड़ों चीजें और या ईरान से आते हैं और अफगानिस्तान जाते हैं, चावल है, आपका चीनी है, सैकड़ों ट्रक आते जाते हैं। तो ये तो बाय कोलिजन हो रहा है ना, उसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है कि अगर उसमें स्टेक होल्डर शामिल ना हो तो ये तो नामुमकिन है कि इस तरह हो जाए। तो अगर आप हम ये काम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक से भी मुझे आगे जाता नजर आ रहा है, अल्लाह ना करे। लेकिन फिर दोबारा कहूंगा कि पाकिस्तान रिसोर्सफुल कंट्री है, हमको चाहिए खुदारा इसको ठीक करे। इतने बुरे हालात खित्ते में किसी के नहीं है जो हमारे यहाँ हैं और हम उन तमाम ममालिक से ज्यादा रिसोर्सफुल मुल्क हैं, मादनियात की शक्ल में, आवाम की शक्ल में, आबादी की शक्ल में, जहानत की शक्ल में, हर तरह हमारे यहाँ टैलेंट मौजूद है। तो आपके तवज्जुह से मैं अपील करता हूँ खुदारा हुक्मरानों से कि इसको प्लीज इसको चलने दें मुल्क को, क्योंकि अगर ये मुल्क रहेगा तो फिर आप लूटते रहिएगा, खाते रहिएगा। जब मुल्क नहीं रहेगा तो फिर आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल, जब मुल्क ही नहीं रहेगा तो फिर क्या किया जाएगा। ठीक है जफ़र फराचे साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अशरफ से बात कर लेते हैं। अशरफ, एक और ख़बर है कि डॉलर के साथ साथ आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बादल नज़र आ रहे हैं। कारोबार के दौरान अभी तक 400 पॉइंट्स की कमी हो गई है, इस पर अपडेट कीजिएगा। जी यहाँ पे अपडेट करूँ कि जो पहले 400 पॉइंट थी वो बढ़ के 480 पॉइंट की कमी हो गई। 100 इंडेक्स जो है 47,000 की सतह से नीचे आ गया है, 40,999 की सतह पे ट्रेड कर है। यहाँ पे भी वही कंसर्न है, जिस तेजी से रुपए की कदर में कमी हो रही है उस महंगाई की रफ्तार बढ़ जाएगी। इसकी वजह से सरमायाकार मोहताज नजर आ रहे हैं। साथ ही सरमायाकार ये देख रहे हैं कि जो अब स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी, क्योंकि शरह सूद बढ़ेगा और उसमें ये उनका खर्चा है कि शरह सूद अगर बढ़ेगा तो उससे मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। पहले ही जो शरह सूद 22% की बुलंद सतह पे बैंक मार्कअप अगर 3% मिला है तो 25% से पहले ही कर्जा कोई नहीं ले पा रहा है और मजीद जो है शरह सूद बढ़ेगा तो मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इंडस्ट्री पहले ही आपकी नहीं चल पा रही है और सबसे बड़ा जो स्टॉक मार्केट है, जो बड़े पैमाने की सनतें उसको फोकस करते हैं, जिसमें टेक्सटाइल है, आपका ऑटो सेक्टर है, फिर सीमेंट सेक्टर है, फिर आपका जो स्टील सेक्टर है, ये तमाम की प्रोडक्शन 50% गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले घट चुकी है। बुनियादी वजह यह है कि पैदावारी लागत मुल्क में बढ़ रही है, बिजली की कीमत बढ़ रही है। इन कंसर्न पर जो मार्केट में जो काम माल महंगा हुआ है उनकी पैदावार घट रही है, मुलाजिम को निकाला जा रहा है और उनकी जो आमदनी नहीं हो रही है उसकी वजह से जो मजीद आगे चल के मुश्किलात होती है दिखाई दे रही है, क्योंकि बिजली की कीमत रुकने का नाम नहीं ले रही है, डॉलर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो उससे आगे चल के मायने यही खर्चा जाहिर करें, पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होंगी, बिजली की पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होंगी और बिजली की कीमतों में भी मजीद इजाफे का खदशा है। बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। और जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन जफ़र फराचे साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। होलसेल बाजार में चीनी की फी किलो कीमत में 6 रुपए का इजाफा देखा जा रहा है। चीनी की फी किलो कीमत 163 रुपए की सतह पर आ गई है। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने इजाफे की वजह स्मगलिंग को करार दे दिया है। काविश मेमन से बात करेंगे, बताइएगा काविश।
बिल्कुल देखें, चीनी की मिठास करवाहट में तब्दील होने लगी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ होलसेल की अजनास मार्केट जोड़िया बाज़ार में, और यहाँ पर चीनी एक बार फिर 6 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से महंगी हो गई है, जिसके बाद 163 रुपये तक रेट पहुँच गया है। 50 किलो का जो थैला है वो 8,150 रुपये तक पहुँच गया है। इस हवाले से हमें देखने की चीनी मुसलसल महंगी होती चली जा रही है। दुकानदार भी परेशान है, आम आवाम के लिए भी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। होलसेल के एक ताजिर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, चीनी महंगी होती जा रही है, वैसे ही बिजली और गैस की वजह से लोग परेशान हैं? चीनी महंगी तो हो रही है। अभी देखो, अप्रैल के अंदर जो चीनी 115, 113 यही रेट था। अब 2 महीने बाद, सिर्फ 2 महीने बाद तुमने 163 रुपये करवा दिया। वो सट्टेबाज बैठे हुए, उनको कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मुनाफाखोरों का जो आ रहा है, जैसा आ रहा है ड्यू लगा रहा है, बस बेचे जा रहा है। इधर क्या है, जो आती है 162 रुपये, 163 रुपये, तो हम लोग बेच देते। अभी 170 रुपये बेचनी पड़ेगी। गरीब आदमी, मेरे को बताओ, इसके बच्चे होते थे जो चीनी और रोटी खा लेते थे, अब उससे भी गए बच्चे, क्या करेंगे? और बिल, अल्लाह माफ़ करे, मेरा खुद का 75,000 रुपये घर का बिल आया है। चलो हम तो भर लेंगे कैसे भी करके, लेकिन जो गरीब है, जिसकी 25-25, 30-30 हज़ार रुपये तनख्वाह है, वो क्या करेगा? चीनी लेगा या बिल भरेगा या अपने राशन का सामान लेगा, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें भरेगा। बिल्कुल देखें, होलसेल के ताजिर भी इस सिलसिले में काफ़ी परेशान है, और ये मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अमली तौर पर इकदाम करें, क्योंकि बुनियादी वजह ये कि गैस और बिजली के ज़ायद बिल की वजह से आवाम पहले ही परेशान है, और अब ये बढ़ती हुई महंगाई होती है। पहले ही परेशान है। ठीक है काविश, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े हैं। बोले हैं महंगाई ने कमर तोड़ दी है, गरीब बिजली का बिल अदा करे या महंगी अशिया खरीदे। मजीद आवाम क्या कहती हैं, सुनते हैं। हर चीज़ महंगा है। महंगाई ने तो कमर तोड़ दिया है गरीबों का। भाई, कोई मजदूर आदमी भी जो कमा के जाता है, उसका जो है घर का खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा है। हर चीज़ महंगा है, आटा, चीनी, दाल, हर चीज़ में इन लोगों ने धड़ाधड़ पैसे बढ़ाने स्टार्ट कर दिए। गरीब को क्या मिल रहा है? कुछ भी गरीब को नहीं मिल रहा। गरीब ऐसे ही चल रहा है जैसे भूखा नंगा चल रहा है। भाई चलो, हर चीज़ महंगी है, आटा महंगा, चीनी महंगी, चावल महंगे। क्या खाएगा? शाम तो नहीं, मट्टी खाएगा वो उसको अनाज चाहिए, पर हुकूमत कुछ कर ही नहीं पा रही इस पे। हर चीज़ महंगा है। महंगाई ने ऐसे तोड़े। ताजिर सिंध की तब्दीली, स्मार्ट गाड़ियां सड़कों से गायब। पुलिस जराये के मुताबिक स्मार्ट कार को फंड्स की कमी के बायस ग्राउंड किया गया है। स्मार्ट गाड़ियां 5 माह तक सड़कों पर नजर आईं, फिर गायब हो गईं। स्मार्ट गाड़ियां साउथ जोन पुलिस ने फरवरी में डिज़ाइन की थी। स्मार्ट कार में जदीद कैमरे, इंटरनेट सिस्टम और तलाश डिवाइस के अलावा क्राइम रिकॉर्ड चेक करने की सहूलत भी मौजूद थी। आपको बताते चलें कि आईजी सिंध की तब्दीली के बाद स्मार्ट गाड़ियां सड़कों से गायब हो गई हैं। पुलिस ज़राये के मुताबिक स्मार्ट कार को फंड्स की कमी के बायस ग्राउंड किया गया है। स्मार्ट गाड़ियां 5 माह तक सड़कों पर नजर आईं, फिर गायब हो गईं। स्मार्ट गाड़ियां साउथ जोन पुलिस ने फरवरी में डिज़ाइन की थी। स्मार्ट कार में जदीद कैमरे, इंटरनेट सिस्टम और तलाश डिवाइस के अलावा क्राइम रिकॉर्ड चेक करने की सहूलियात भी मौजूद थीं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, गाड़ियां जो हैं वो गायब हो गई हैं। स्मार्ट गाड़ियां हैं जो कि 5 माह तक सड़कों पर नजर आईं और फिर गायब हो गई। वजूहात क्या बताई जा रही हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेराज अख्तर, हमारे नुमाइंदे। मेराज, क्या मामला है, कहाँ गई हैं गाड़ियाँ? जी बिल्कुल, ये स्मार्ट कार माह फरवरी में तैयार की गई थी। साबिक आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के वक्त में डीआईजी साउथ की टीम ने ये गाड़ी तैयार की थी, जिसके लिए एक टोयोटा करोला कार भी मुहैया की गई थी और उसमें 90 डिग्री कैमरे नस्ब किए गए थे। इसके अलावा जदीद सिस्टम इसमें डाला गया था। इंटरनेट के जरिए CRO सिस्टम यानी कि रंगल रिकॉर्ड ऑफिस का सिस्टम इसमें मौजूद था। तलाश डिवाइस भी इसमें काम कर रही थी और ये कार आजमाइशी तौर पर डिफेंस और क्लिफ्टन के 2 इलाकों में स्ट्रीट क्राइम के कंट्रोल के लिए बनाई गई थी। लेकिन सिर्फ 5 माह बाद ही इसका ऑपरेशन बिल्कुल अचानक ही बंद कर दिया गया और अब ये कार सड़कों से गायब है और इस वक्त मौजूद नहीं है। हमारे जराये से जो हमें मालूमात हासिल हुई है उसमें ये कार इस वक्त जो है गार्डन हेडक्वार्टर के ट्रांसपोर्ट सेक्शन में ग्राउंड की गई है, वहाँ खड़ी हुई है और बिल्कुल किसी इस्तेमाल में नहीं है। इस हवाले से हमने पुलिस अफसरान से जानने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि बजट और फंड्स की अदम फराहमी की वजह से इस ऑपरेशन को बंद किया गया है। तो हम यहाँ जो है डिफेंस और क्लिफ्टन के जो पोश इलाके थे, यहाँ पर इन वारदातों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था और बहुत सारे मुल्जिमान भी गिरफ्तार किए गए थे इसकी मदद से। लेकिन अब इस कार के इन सड़कों से गायब होने के बाद से वारदातें एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गई हैं और पुलिस इस पर जो है मुसलसल खामोश है। जी
पुलिस इस पर खामोश है। ठीक है महराज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इसी पर बात करने के लिए डीआईजी साउथ इरफान बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा स्मार्ट कार्ड सड़कों से क्यों गायब हो गई हैं? जी स्मार्ट कारें हैं सड़कों से बिल्कुल गायब नहीं है। असल में क्या है कि स्मार्ट कार एक ही हम लेके आए थे और वो एक पायलट प्रोजेक्ट था, जिसकी वजह से हम चाह रहे थे कि वो हम प्रेजेंट करें और गवर्नमेंट को बताएं कि ये इस तरह की ज़्यादा हम गाड़ियाँ खरीदें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं आ सकी, लेकिन जो हमने बनाई है वो एग्जिस्ट करती है और अभी भी रोडों में मौजूद है। लेकिन आपको पता है कि जी जिस तरह गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटीज होती हैं जी, तो आई होप कि जो नई गवर्नमेंट आई है वो उसको उसके सामने भी हम प्रपोजल रखेंगे, उनको प्रेजेंट करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ स्मार्ट कार्स जो है। अच्छा सर, स्मार्ट कारें बहाल कैसे की जा सकती हैं? नहीं जायद देखें, मैंने बताया कि हमने बनाई सिर्फ एक थी, वो यही था कि हम एक प्रोटोटाइप जिसे कहते हैं वो हमने दिखाने की कोशिश की है और गवर्नमेंट को हमने कन्विंस करने की कोशिश की कि इस तरह की हम कार्स जो एक मॉडर्न सिटी की ज़रूरत है वो हम लेके आए जो जिसमें पूरे गैजेट्स हो, टेक्नोलॉजी से वो यानी कि कम्प्लीटली इसमें टेक्नोलॉजी हो। तो इस तरह की चीज़ें हम लेके आना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के वो आखिरी दिन थे और वो जो प्रपोजल था हमारा वो टेक ऑफ नहीं कर सका। लेकिन अब फिर हम जो ना हमारे नए होम मिनिस्टर साहब आए और वो नए आईजी साहब आए उनके सामने चीज़ें रखेंगे और आई होप कि वो चीज़ें फिर दोबारा आ जाएंगी। अच्छा इरफान साहब ये बताइएगा कि जो स्मार्ट कारें हैं वो कोई टाइम फ्रेम बताइएगा कि वो कब तक बहाल होंगी और उनकी तादाद कितनी हो सकती है? जी इसका टाइम फ्रेम तो मैं तो खैर नहीं दे सकता क्योंकि जो परचेजिंग होती है वो गवर्नमेंट की साइड से होती है जी, लेकिन आई होप कि क्योंकि ये इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट और इसको लोगों ने बड़ा पसंद किया, गवर्नमेंट ने भी बड़ा पसंद किया। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि नई जो गवर्नमेंट है वो उसकी तरफ आएगी और हम स्मार्ट कार ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट कार्स हम लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया डीआईजी साउथ इरफान बलोच, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें वक्त दिया। महराज आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। शहर में खुले नालों, नाकारा सीवरेज सिस्टम के बाद बिजली के पोल भी शहरियों के लिए खतरा बनने लगे हैं। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया ब्रोक्स चौरंगी पर बिजली का पोल टेढ़ा हो गया, किसी भी वक्त सड़क पर गिर सकता है। तफसीलात बताएंगी वहां पर मौजूद हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद। जी अक्सा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया ब्रुक्स चौरंगी पर मौजूद हूँ, जहाँ हमें देखने में आता है कि रास्ते में काफ़ी सारे बिजली के खंभे पोल नज़र आते हैं। तो उन्हीं में से एक ही पोल जो है वो यहाँ पर है, जो पूरे तरीके से जो है वो टेढ़ा हो चुका है, डिसबैलेंस हो चुका है। सज्जाद आपको दिखाया मेरे कैमरामैन कि ये कभी भी किसी भी सूरत वक्त जो है वो गिर सकता है। माजी में हमने देखा कि नदी पे जो पोल लगे हुए हैं उसमें से एक गिर गया था, लेकिन कोई हादसा पेश नहीं आया था। इस वक्त जो है हमारे साथ यहाँ के काम करने वाले मौजूद है। बताइएगा, आप इसी रोड से गुजरते हैं? जी हम इसी रोड से गुजर रहे हैं। हमारे यहाँ स्टाफ है, रक्षा हम चलाते हैं। ये आप यहाँ पे रोजाना खड़े होते हैं, आप लोगों को खौफ नहीं आता? जी खौफ तो आता है। अभी क्या करें, ये बिजली वालों को ये पोल पूरा गिरा हुआ है। यहाँ की सड़कें रोड तो वैसे ही ख़त्म है। अभी बिजली के ये हालात है, ये सारी वायरें नीचे लटक रही है, किसी की जान भी जा सकती है। किसी को कोई ऐसा एहसास नहीं है कि आगे इसको बना ले या दूसरा कोई नया पोल लगा ले। तो यहाँ पे कोई सर्वे वगैरह कभी करने आए हैं, जैसे कि आपने बताया आपकी ये जो है रोजाना यहाँ पे खड़े होते हैं? नहीं सर्वे तो कोई नहीं कर रहे हैं। आप ही आए हो मीडिया वाले, और तो कोई नहीं आता। बिल्कुल यकीनन आपने सुना कि इनका कहना है कि ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो यहाँ पर खड़े होते हैं, इनका स्टॉप है। और यहाँ पे साथ ही देखें तो जो छीपा की है वो चौकी भी यहाँ पर बनी हुई है। चलता हुआ रोड है, एक रोड जो है वो कोरंगी की तरफ जा रहा है, चारों रास्ते हैं यहाँ से जो गुजर रहे हैं। लिहाजा माजी में हमने देखा था कि नदी में जो है एक पोल गिरा था, लेकिन कोई हादसा पेश नहीं आया था। इस तरह ये भी पोल जो है वो गिर सकता है। किसी भी नागहानी आपस से बचने के लिए इंतजामिया को यहाँ पर नज़रसानी करनी होगी। जी पीआईए मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। पीआईए की तनख्वाहों में इजाफे पर एहतजाज के बाद पेशरफ्त। चेयरमैन पीआईए का सदर सीबीए यूनियन पीपल्स यूनिटी से राबता भी हुआ है। बात करेंगे शाहरुख शाह से। शाहरुख बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें पीआईए के जो मुलाजमीन हैं कई रोज से एहतजाज कर रहे थे, जो कि आज रंग ले आया है उनका एहतजाज। पीआईए की जो मुजव्वज़ा निजकारी है और तनख्वाहों में इजाफे के मामले पर मुलाजमीन का जो एहतजाज था उसमें जो है वो अहम पेशरफ सामने आई है। पीआईए के जो चेयरमैन है असलम खान, उन्होंने सीबीए यूनियन पीपल्स यूनिटी के सदर हिदायत अल्लाह खान से जो है वो रब्ता किया है और ज़राए के मुताबिक बताया गया है कि पीआईए के जो सीबीए यूनियन है उनको कॉल करके मुज़ाकरात की जो है वो दावत दी है। कल जो है वो खुद को सीबीए यूनियन
चेयरमैन के साथ जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो इजलास तलब किया गया है, जबकि जराये ने ये बताया कि बोर्ड की हिदायत पर चेयरमैन PIA की सरबराही में ये एक टीम जो है वो तश्कील दी गई है, जिसमें 2 बोर्ड मेंबरान शामिल होंगे और चीफ HR जो है वो शामिल होंगे। जबकि तर्जुमान PIA के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो चेयरमैन PIA हैं उनके अहकामात पे जो है वो इजलास तलब किया गया है, जिसमें सीबीआई यूनियन से तनख्वाहों से मुतालिक जो है वो बात की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका शाहरुख, आपने हमें अपडेट किया। कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर चलाई जाने वाली पुरानी ग्रीन बसें कहां गईं? लांधी के ग्रीन बस डिपो पर दर्जनों पुरानी बसें मौजूद हैं, जिन्हें कबाड़ करके फेंक दिया गया है। मजीद अहवाल जानते हैं, आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया, अपडेट कीजिएगा इस बारे। इस वक्त मैं ग्रीन बस डिपो पर मौजूद हूं और ग्रीन बस सर्विस जो कि KMC के अंडर पहले चला करती थी, अब उनकी सूरत हाल से आज हम आपको आगाह कर रहे हैं। मौजूद हूं डिपो पर और डिपो पर ये तमाम बसेस जो हैं वो मौजूद हैं। तकरीबन 16-17 बसें जो हैं वो इस वक्त इस डिपो पर हैं। हालत अब भी बेहतर की जा सकती है इन बसों की। ये सर्विस स्टेशन था, अच्छी खासी ये जगह है जहाँ पर पहले आप देख सकते हैं वर्कशॉप है। यहाँ पर ये बसेस जो हैं इस डिपो में आती थी और फिर जो है वो यहाँ पर इनकी सर्विस हुआ करती थी। ये इस बस सर्विस का जो स्टॉप था गुलशन हदीद से ये टावर तक चला करती थी। जैसे कि अब इन दिनों पीपल्स बस सर्विस का एक रूट 9 जो है वो गुलशन हदीद से टावर तक चलता है, तो बिल्कुल वही रूट था इस बस का। आइए ज़रा बस के अंदर चल के आपको दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ से बॉडी बिल्कुल ठीक है, अंदर चलते हैं और अंदर की सूरत हाल आपको ज़रा मैं बताऊँ तो ये देखिए, ये जो बैठने की सीट्स हैं ये बिल्कुल उसी तरह की हैं जैसे कि पीपल्स बस की सीट्स हैं। मजबूत सीट्स हैं, प्लास्टिक है ये जो इसका मटेरियल है और अभी तक सही हालत में है। कहीं से कोई टूटी हुई बस सीट नहीं है, कहीं से कोई उखड़ी हुई सीट नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही हालत में जो है ना खड़े होकर यहाँ पर जो है सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए अभी भी ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है, यानी कि सफ़र किया जा सकता है। ये मेल कंपार्टमेंट था। इस साइड पर अगर हम जाएँ तो शीशे के उस पार थोड़ा सा ये था कि पार्टीशन की गई थी, तो यहाँ ये पार्टीशन थी। उस तरफ जो है वो ख़वातीन बैठा करती थी जिनके बैठने की अच्छी खासी जगह होती थी। और सूरत हाल ये देखिए कि वहाँ की सीट भी कोई ख़ास बुरी हालत में नहीं है, मगर ये बसें यहाँ खड़ी क्यों की गई हैं ये जवाब देने से इंतज़ामिया जो है कासिर है, क्योंकि यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई वाली वारिस नज़र नहीं आया कि हम उनसे बात कर सकते और बताते कि ये बसेस यहाँ पर क्यों हैं। क्योंकि KMC के अंडर ये बस सर्विस चला करती थी और काफ़ी अरसे तक उस वक्त के जो मेयर थे मुस्तफ़ा कमाल, उनकी जानिब से ये बसेस मंगवाई गई थी। मजबूत बॉडी की टायर अगर आप इसका देखें तो ये आप देखिएगा अच्छा खासा हैवी टायर है और इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। कहीं से कोई डैमेज नहीं है, कहीं से कोई ख़राब नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ खड़े करने की वजह से ये है कि जगह जगह से हमें थोड़ी बहुत जंग आलूद नज़र आ रही हैं। ये बसेस सिर्फ यही नहीं, ये आप देख सकते हैं हर तरफ आपको इनकी भरमार नज़र आएगी और अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। डिपो बहुत शानदार बनाया गया था इनका, जहाँ पर आकर ये रुकती थी। अब तो डिपो की हालत भी बहुत खस्ता हाल हो गई है और इस जगह के हवाले से ये बताया जा रहा है कि सिंध मास ट्रांजिट अब ये जगह ले चुका है, यानी कि येलो बस सर्विस जिसका जो कि BRT सर्विस का चौथा रूट होगा कराची का। पहले ग्रीन चल रही है, उसके बाद ऑरेंज शुरू हो चुकी, रेड पर काम जारी है, जिसके बाद येलो पर काम होगा। तो येलो लाइन के लिए ये डिपो जो है ले लिया गया है। यहाँ पर नए तरीके से इसकी तामीर होगी और येलो लाइन की बसेस यहीं पर रुकेंगी। उसके बाद ये बसें कहाँ जाएंगी कोई बताने वाला नहीं है, यानी कि स्क्रैप में डालने वाली तो है नहीं क्योंकि इसकी कंडीशन स्क्रैप वाली नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये भी फिर कहीं ना कहीं किसी दूसरी जगह जाकर इनका जो है वो जुगाड़ कर दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कराची में पुरानी बसेस जो हैं वो चलती रही हैं। कोशिश की जा सकती है कि इनको थोड़ा सा मेंटेन करने के बाद अगर खुद टेक ओवर कर ले कोई सामने आ जाए कि मैं इन बसों को टेक ओवर करता हूं और मैं सड़कों पर चलाऊंगा, तो बिल्कुल सही हालत में मौजूद ये बसें अब तवज्जो की मुंतज़िर हैं और कराची वालों को अगर सड़कों पर मिल जाएं तो क्या ही बात हो। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में आम इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सिंध के इंतजामी अमूर और अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास शुरू हो गया है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर फ़खर आलम, IG सिंध रफ़त मुख्तार जो है वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। IG रफ़त मुख्तार, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान और दीगर भी शरीक हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि इस वक्त इजलास शुरू हो चुका है। मुल्क में आम इंतखाबात,
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सिंध के इंतजामी उमूर और अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर फ़खर आलम, IG रिफत मुख्तार, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान और दीगर भी शरीक हैं। आम इंतखाबात की तैयारियां इस वक्त मुल्क में जारी हैं और इन आम इंतखाबात को किस तरीके से जो है वो शेड्यूल किया जाएगा, इस हवाले से इजलास जारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सिंध के अमूर के हवाले से अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर फ़खर आलम, IG रिफत मुख्तार, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान और दीगर शरीक हैं। शहर के 3 बड़े अस्पतालों के सामने रिक्शा और प्राइवेट गाड़ियों की भरमार है। ट्रैफिक के रवानी मुतासर होने से अस्पताल आने वाले मरीज शदीद अजियत से दो चार हैं। मजीद बात कर लेते हैं, राबेल अशरफ वहाँ पर मौजूद हैं। जी राबेल। जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है ट्रैफिक के मसाइल जो है वो संगीन से संगीन तन सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। इस वक्त भी हम NICH हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे कैमरामैन इमरान है कि आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक की रवानी जो है काफ़ी मुतासर करते थे, क्योंकि पार्किंग का जो है काफ़ी इशू है। यहाँ पर वो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल अंदर जाके खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से एम्बुलेंसेस को जो है वो अंदर आने का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है रिक्शे वाले बिल्कुल लाइन से खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो भी जैम हो जाता है। वहाँ से जिन हॉस्पिटल के पास से आने वाला जो रोड है वहाँ से भी, और NICVD के पास से जो आने वाला रोड है वहाँ पे भी जो है ट्रैफिक की रवानी काफ़ी मुतासर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट गाड़ियों और रिक्शा ड्राइवर्स की भरमार लगी होती है और वो जो है बिल्कुल अपनी रोज़ी के लिए यहाँ पर बिल्कुल लाइन से खड़े हुए होते हैं। हमारी यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर से भी बात हुई, उनका ये कहना है कि हम यहाँ पर मीडिया के सामने बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी रोज़ी रोटी और हम यहाँ पर खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हमने देखा यहाँ पर फुटेज में भी मंजर यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरह एम्बुलेंस को जो है गुजरने में यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कोई अगर क्रिटिकल कंडीशन में आता है कोई मरीज़, क्योंकि यहाँ पर 3 बड़े अस्पताल है, NICH, NICVD और जिन अस्पताल, तो यहाँ के जो मरीज़ होते हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एम्बुलेंस को अंदर जाने के लिए जो है किसी भी बड़े अस्पताल में अंदर जाने के लिए जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पार्किंग का काफ़ी ज़्यादा इशू है। यहाँ पे 2 रोड एक साथ चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है रिक्शा ड्राइवर्स अपनी रोज़ी के लिए लाइन में तो लग जाते हैं, मगर यहाँ पर जो है आने वाले जो मरीज़ हैं वो जो है अजियत से 2-4 हो जाते हैं। ना सिर्फ मरीज़ अजियत से 2-4 होते हैं, बल्कि यहाँ के आने वाले जो उनके साथ तीमारदार होते हैं वो भी बहुत परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पार्किंग करने के लिए कोई गाड़ी यहाँ पर जगह मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन से सारे के सारे रिक्शा ड्राइवर्स यहाँ पर खड़े हुए होते हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। स्कूल खुले 1 माह हो गया, सरकारी स्कूलों में किताबें मैसर नहीं हैं। बात करेंगे सबा परवेज से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बॉयज़ में, जहाँ पर जो है वो मुतादिद स्कूल्स हैं जहाँ पर स्टेशनरी उसके साथ साथ जो है वो किताबों का और साथ साथ फर्नीचर का जो है वो उसकी कमी देखी गई है। सरकारी गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो स्कूल्स में ये चीज़ें इस बार जो है वो कम प्रोवाइड की गई हैं, और इस हवाले से मेरे साथ जो है वो मौजूद है स्कूल के सरबराह, इनसे जानते हैं। जी मुझे बताइए क्या वजूहत है, क्यों कम आई हैं इस पर? ये तो पूरे सिंध में कम आई हैं और छपी कम है। ये 2-3 साल से इसी तरह हो रहा है कि कोर्स कम मिलता है और बच्चे के दाखिला इस वजह से नहीं होता है कि बच्चे आते तो हैं दाखिलों के लिए, तो जब उनको कोर्स नहीं होता वो वापस चले जाते हैं। बाकी एक लाइट का इशू है, लाइट बहुत जाती है स्कूल टाइम के अंदर। सुबह गई हुई थी तो 9 बजे आई है, अभी 11 बजे आएगी तो फिर 1 बजे आएगी। तो किताबें नहीं हैं, अब जब इस बार कम आई हैं तो आप किस तरह से किताबों को किस तरह से इस्तेमाल करवाते हैं बच्चों से? बच्चों को पुरानी किताबें दी थी जो थी, बाकी तो वही है कि अगर 2 बुक मिली हैं तो एक बांट के गुजारा कर रहे हैं। और फर्नीचर का क्या करते हैं? फर्नीचर कम आया तो उसमें बच्चों को कहाँ पर बिठाते हैं जब बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं? फर्नीचर भी गवर्नमेंट की तरफ से आया नहीं है, तो परफॉर्म में भर के दिए हुए हैं दरख्वास्त, ऊपर से परफॉर्म में आते हैं कि आएगा फर्नीचर, तो वो आया नहीं अभी। बच्चे इस वक्त 66 हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि दरख्वास्त देने के बावजूद जो है वो स्कूल में फर्नीचर ताहाल जो है वो इनको प्रोवाइड नहीं किया गया। इसके साथ साथ किताबें जो हैं वो इस साल कम आई हैं, जिसकी वजह से बच्चों को जो है वो पुरानी किताबें इस्तेमाल करवानी पड़ रही हैं। फर्नीचर की कमी है, उसके साथ साथ बच्चों की कमी है। बच्चे जो है वो दाखिले के लिए आते हैं, लेकिन किताबों के ना होने की वजह से जो है फर्नीचर ना होने की वजह से जो है वो वापस चले जाते हैं, जिस वजह से बच्चों की भी किल्लत है स्कूल्स में। जी बल्दियाती नुमाइंदे और ब्यूरोक्रेसी में ट्रांजैक्शन पीरियड को लेकर सर्द जंग छिड़ गई है। KMC में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर नजमी आलम ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ सख्त एहतजाज का इंदिया दे दिया। अपडेट करेंगे जुनैद जावेद।
कराची में बल्दियाती निज़ाम फ़ाल तो है लेकिन शदीद मुतासिर दिखाई दे रहा है और इसकी एक अहम वजह ट्रांजेक्शन पीरियड है। हम ये जो ट्रांजेक्शन पीरियड है ये एक बड़ा मसला बना हुआ है क्योंकि जो बल्दियाती नुमाइंदे आवाम से वोट लेकर आए वो आवाम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पा रहे हैं। इस वक्त इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नजमी आलम साहब जो कि KMC में पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपने इतला दी कि बिलावल साहब तक भी ये बात पहुँचाई थी कि इसको ख़त्म, और उनकी तरफ से क्या मैसेज मिला क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो नाराज हुए। मैं आपको बस यही बताता हूँ, मैंने चेयरमैन साहब को बताया तो वो बहुत सरप्राइज हुए कि कहने लगे तुमने पहले क्यों नहीं। मैंने कहा सर आप यहाँ थे नहीं, आपको बता नहीं सके, लेकिन हमने हर जगह फोरम पे आवाज़ उठाई थी। ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इसको डिले से डिले करें ताकि मुंतखब नुमाइंदों को, ये कराची शहर किसी का बिल्कुल पूरे सिंध के साथ नाइंसाफ़ी है मुंतखब नुमाइंदों की, मतलब इतना मजबूर ना करें कि हम भी फिर बिजली के बिलों की तरह लेके खड़े हो जाएं। KMC इत्तलात है कि चीफ सेक्रेटरी और लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी की एक अहम मीटिंग हुई जिसमें कुछ म्यूनसिपल कमिश्नर्स को भी बुलाया गया और ये तय पाया गया कि इसको अभी भी मज़ीद 6 महीने चलाना। तो इस सूरत में अगर 6 महीने किसी ने चलाने की कोशिश की तो भरपूर एहतजाज होगा, हम उस पर एहतजाज करेंगे, किसी सूरत 6 महीने इनको नहीं चलाने देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे एंड पे भी इसमें नेग्लिजेंस है, हमें करना चाहिए था, हमने वो नहीं किया जो हमें कर लेना चाहिए था। हमने ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंड किया, उनकी बातों पर डिपेंड किया कि हाँ हो रहा है और आज उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन अब भी मैं बता दूँ अगर किसी ने 6 महीने की कोशिश की तो मैं तमाम सिंध के मुंतखब नुमाइंदों से कहूँगा कि इस पर एहतजाज करें। मौजूदा जो वज़ीर बल्दियात है मुबीन जुमानी साहब, उनसे आपकी इस राब्ते हवाले से कोई बात नहीं? मुबीन जुमानी साहब से तो नहीं हुई हमारी, अभी हम देख रहे हैं एक आध दिन अगर क्या होता है। एज ए पार्लिमानी लीडर मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि मेरे 13 टाउन के चेयरमैन परेशान हैं, बल्कि 25 टाउन के परेशान हैं सभी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। हम एक आध दिन के बाद में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से मिलेंगे, नहीं मिला तो मैं बिल्कुल लाएअमल बनाऊँगा और उस पर हम एहतजाज करेंगे। जी बिल्कुल सख्त लाएअमल बनाया जाएगा और एहतजाज का दायरा जो है वो बड़ा किया जाएगा क्योंकि इस वक्त जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो है वो एक बड़ा बोझ है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन पीरियड ख़त्म होगा तो जो कलदम 7 DMCs हैं ये ख़त्म होकर 25 टाउन बहाल होंगे और बल्दियाती नुमाइंदे जो कि आवाम के वोटों से मुंतखब होकर दफातर में बैठेंगे तो वो लाजमी तौर पर जो है तरक्याती कामों में भी इजाफा होगा और कराची की जो डायनेमिक्स है उसको भी तब्दील किया जाने लगेगा। जी अब आपको बताएं PSO का माली बहरान संगीन हो गया। PSO के मुख्तलिफ सेक्टर पर वाजिबात 740 अरब रुपए से भी तजावुज कर गए हैं। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए PSO का माली बहरान मजीद संगीन हो गया है और PSO के मुख्तलिफ सेक्टर वाजिबात 740 अरब रुपए से भी तजावुज कर गए हैं और सबसे बड़ा मसला जो है दरामदी RLNG के वाजिबात है जो कि 451 अरब रुपए से तजावुज हो चुके हैं। श्री नॉर्दर्न गैस कंपनी ने जो है दरामदी LNG की मद में 451 अरब रुपए PSO को अदा करने, साथ ही PSO ने जो है पावर सेक्टर से जो है 182 अरब रुपए वसूल करने और PIA हुकूमत पाकिस्तान से भी PSO ने जो है 108 अरब रुपए वसूल करने। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि PSO ने ये जो तमाम वसूली करनी है उसके बाद PSO ने मुकामी रिफाइनरीज मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए अदा करने और PSO ने दरामदी LNG की मद में जो बाहर का इम्पोर्टर जिसे ये दरामदी LNG खरीदी है उसको 154 अरब रुपए अदा करने और इसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला कि रुपए की कदर मुसलसल कमी से मुश्किलात मजीद बढ़ती जा रही है। जिस रेट से जो बुकिंग की गई थी उसके बाद डॉलर अब वहाँ से बढ़ के 20 रुपए ऊपर आ चुका है और डॉलर इस वक्त 303 रुपए इनका बैंक में और उनकी अदायगी के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। जितनी तेजी से रुपया गिर रहा है और उसका जो फर्क आ रहा है उसकी मद में जो PSO को उसका नुकसान हो रहा है, उस जो रुपए की कदर में कमी से जो पैदावारी लागत बढ़ रही है जिसकी वजह से आगे माहिरीन यही कर रहे हैं कि पेट्रोलियम की कीमतें मजीद बढ़ रही हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। बदरुल हसन फारूकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अजीम स्कूल के मोहम्मद मुआज ने इंटर स्कूल बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया। मजीद बताएंगे जावेद इकबाल। जी मैं सिर्फ बदरुल हसन फारूकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाज़ाबाद में मौजूद, जहाँ पर इंटर स्कूल के मुकाबले बॉयज़ के अख्ताम पजीर हो गए और इसको जीता है अजीम स्कूल के मोहम्मद माज ने और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिए। ये इस वक्त 13 साल के हैं लेकिन उन्होंने हर अपनी उम्र से बड़े और लंबे खिलाड़ी को भी हराया है और हम इनसे बात करेंगे। बेटा माज, कैसा रहा आज का मैच? फाइनल जीते आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतना टूर्नामेंट जीता हूँ पूरा और मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। मैं जो हूँ एकेडमी जाके प्रैक्टिस भी करता हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने खेला। और कौन से बड़ा टूर्नामेंट खेलने का इरादा है? क्या परफॉर्मेंस रहेगी, क्या इरादे हैं? सर्दियों में हमारे टूर्नामेंट होते हैं बहुत सारे, तो वो खेलने का हमारा इरादा है, वो हम खेलते भी। आप आज हार गए, क्या वजह थी, कहाँ गलतियाँ की?
कहीं इसके मिसमैनेजमेंट हो गई, थोड़ी स्टेपिंग में भी मिसमैनेजमेंट हो गई, आगे पीछे इसने थोड़ा नचाया। और अगली बार इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अच्छा परफॉर्म करूँ। अच्छा, हमारे साथ टूर्नामेंट के रोए रवा जो तकी साहब मौजूद हैं, उनसे बात तकी साहब कैसा रहा ये इवेंट और कैसा रहा बच्चों का रिस्पांस? स्कूल कॉलेज के सबके बच्चों को आपने इन्वाइट किया था। अच्छा इवेंट हुआ, बच्चों का रिस्पांस अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ज़रूरत है कि हमारे स्कूलों में जो स्पोर्ट्स टीचर हैं वो बच्चों को मौका दें खेलने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ खेलने के लिए। इनकरेज नहीं करते या सहूलियात नहीं है स्कूलों में, क्या मसला है? अब जैसे बैडमिंटन में मैं समझता था कि अच्छे स्कूल आ जाने चाहिए, लेकिन जब ज़्यादा मैंने ख्याल किया, देखा तो गवर्नमेंट स्कूलों में जगह नहीं है इस चीज़ के लिए, या उनके पास बाकायदा जिम टाइप की चीज़ें नहीं हैं। बाकी प्राइवेट स्कूलों में अगर कहीं मौजूद है तो कहीं नहीं है, लेकिन ये बैडमिंटन ऐसा खेल है कि जिसको जिम्नाजियम स्कूल तो वैसे ही जंगले बंगले बने होते हैं, वहाँ तो वैसी जगह नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं बनाना चाहिए, कोई ना, जैसे सब जगह पे जुगाड़ एक लफ्ज़ चलता है, तो यहाँ पर भी इसमें क्यों नहीं बच्चों के लिए जुगाड़ करते? वो लोग करना चाहिए उन्हें। फीसों में जुगाड़ करते हैं ना। नहीं, फीसों के साथ साथ उनको इसमें भी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि ऑर्गेनाइज़र हों या खिलाड़ी हो, उनकी ख्वाहिश है कि ऐसे इवेंट हों ताकि उनके खेल में निखार आए, बच्चों को मौका मिले खेलने का, क्योंकि आजकल पिछले कई बल्कि दहाइयों से अब स्पोर्ट्स इंटर स्कूल मुकाबलों का जो फुकदान रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये मुकाबले दोबारा से शुरू होंगे। जी।